गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं परक्यूटेनियस ट्रैकेस्टोमी के बारे में। इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का वीडियो मैंने यूट्यूब में अपलोड कर रखा है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, कृपया उसको चेक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैकेस्टोमी होता क्या है? ये एक ट्यूब होती है जो कि एंटीरियर वॉल ऑफ ट्रकिया से पियर्स करते हुए एक आर्टिफिशियल एयरवे क्रिएट करती है। इसके इंडिकेशन क्या है? ऐसे पेशेंट्स जिनकी वेंटिलेटरी रिक्वायरमेंट काफ़ी लंबे समय तक रहती है। अगर कोई पेशेंट 2 हफ्ते से ज़्यादा एंडोट्रैकियल ट्यूब के थ्रू वेंटिलेटर से लगाया जा रहा है, ऐसे पेशेंट्स में ट्रैकेस्टोमी करते हैं। ये 1 हफ्ते से पहले भी की जा सकती है अगर हमें लगता है कि कोई पेशेंट को ज़्यादा समय तक वेंटिलेटरी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि पेशेंट न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स। ऐसे पेशेंट्स में पहले ही हम ट्रैकेस्टोमी ट्यूब कर सकते हैं। कुछ पेशेंट जो कि सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के होते हैं, जिनमें हम लोग सीपैप ट्राई कर चुके हैं, डेंटल डिवाइस ट्राई कर चुके हैं, लेकिन उनका स्नोरिंग और डे टाइम स्लीपीनेस करेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसे पेशेंट्स की ट्रैकेस्टोमी करके हम लंबे समय तक ट्रैकेस्टोमी ट्यूब पर रख सकते हैं। अनदर इंडिकेशन इज सीवियर सबग्लोटिक स्टेनोसिस। इसका मतलब वोकल कॉर्ड के जस्ट नीचे मास है या ऑब्स्ट्रक्शन है। ऐसे पेशेंट्स में एयरवे क्रिएट करने के लिए उस मास के नीचे ट्रैकेस्टोमी ट्यूब डाल सकते हैं। अनदर इंडिकेशन इज सीवियर वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। अगर पेशेंट्स की दोनों वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो चुकी हैं, ऐसे पेशेंट में एयरवे सिक्योर करने के लिए ट्रैकेस्टोमी ट्यूब डाल सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में सर्जिकल ट्यूब प्रीफर की जाती हैं एज़ कम्पेयर टू परक्यूटेनियस। ऐसे कौन से पेशेंट्स होते हैं? पेशेंट जिनकी छोटी गर्दन होती है और हमें ट्रकिया पाल्पेट करने में डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन ये एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में अल्ट्रासाउंड करके उनकी ट्रकियल रिंग देख सकते हैं और सर्जिकल साइट मार्क कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनमें एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे कि जो इनोमेट आर्टरी होती है, जिसको ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक बोलते हैं, अगर वो काफ़ी ऊपर तक जाती है तो ऐसे पेशेंट्स में वेसल इंजरी के चांस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे पेशेंट्स में हमें सर्जिकल ट्रैकेस्टोमी ही करनी चाहिए। पेशेंट्स ऑफ ट्रैक्योमेलेसिया, जिनमें कार्टिलेज जो रिंग होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, ऐसे पेशेंट्स में सर्जिकल ट्रैकेस्टोमी करनी चाहिए। कुछ पेशेंट्स में गर्दन सीधी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो में भी बताया था कि ट्रैकेस्टोमी करने के लिए नेक को हम हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन में रखते हैं। तो कुछ पेशेंट जिनकी गर्दन को हम हाइपर एक्सटेंड नहीं करते हैं, ऐसे पेशेंट में भी परक्यूटेनियस ट्रैकेस्टोमी प्रेफर नहीं करते हैं। ऐसे कौन से पेशेंट्स होते हैं? जिनको सर्वाइकल फ्यूजन होता है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, या कोई और सर्वाइकल स्पाइन एबनॉर्मेलिटी होती है। अगर पेशेंट से पहले नेक सर्जरी हो चुकी होती है, ऐसे पेशेंट्स में भी परक्यूटेनियस ट्रैकेस्टोमी डिफ़िकल्ट होता है। और चिल्ड्रन में अगर एज लेस देन 15 ईयर्स है, ऐसे पेशेंट्स में भी सर्जिकल ट्रैकेस्टोमी ज़्यादा प्रेफरेबल होती है। नाउ कॉन्ट्राइंडिकेशन। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए होते हैं, जैसे अनकरेक्टेबल ब्लीडिंग डायस्टेसिस। अगर प्लेटलेट काउंट 50,000 से कम है और INR 2 से ज़्यादा है, ऐसे पेशेंट्स में ब्लीडिंग का रिस्क होता है। ऐसे पेशेंट्स में हमें सर्जिकल प्रोसीजर नहीं करना चाहिए। पेशेंट हीमोडायनामिक इनस्टेबल है, पेशेंट शॉक में है, पेशेंट टैकीकार्डिया है, ऐसे पेशेंट्स में हमें कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर अवॉइड करना चाहिए। पेशेंट्स को सीवियर हाइपोक्सिया है, उसको FiO2 रिक्वायरमेंट 60% से ज़्यादा है या पीप रिक्वायरमेंट 12 से ज़्यादा है, ऐसे पेशेंट्स में भी सर्जिकल प्रोसीजर अवॉइड करना चाहिए। नाउ प्रोसीजर, जो इसकी टेक्निक होती है वो सेल्डिंगर टेक्निक होती है। ये इस टेक्निक से हम लोग सेंट्रल लाइन भी डालते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें हमें नेक को हाइपर एक्सटेंड करके उसकी एनाटमी देखनी है। जो नेक में सबसे प्रोमिनेंट पार्ट होता है वो होता है थायरॉयड कार्टिलेज। थायरॉयड कार्टिलेज के नीचे क्रिकोइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज के नीचे फर्स्ट ट्रैकियल रिंग, सेकंड ट्रैकियल रिंग, थर्ड ट्रैकियल रिंग
एंड सो हमें फर्स्ट ट्रैकियल रिंग के नीचे फर्स्ट इंटरट्रैकियल स्पेस या सेकंड कार्टिलेज के नीचे सेकंड स्पेस में हमें जाना है। अगर ज़्यादा नीचे जाएंगे तो ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक को डैमेज कर देंगे। अगर ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो चांस है कि सबग्लॉटिक स्टेनोसिस हो जाए। अगर पेशेंट की गर्दन मोटी है, स्पेस आइडेंटिफाई करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो ऐसे में हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड से ट्रैकियल रिंग देख सकते हैं और इंटरट्रैकियल स्पेस भी आइडेंटिफाई करके उसमें हम लोग ट्रैकेस्टोमी कर सकते हैं। ओके, प्री प्रोसेस स्टेप। तो आपको पता होगा कि ट्रैकेस्टोमी ट्यूब उन्हीं पेशेंट्स की जाती है जिनमें एंडोट्रैकियल ट्यूब पड़ी होती है। तो हमें करना क्या है, पहले एंडोट्रैकियल ट्यूब को कफ डिफ्लेट करके थोड़ा सा पुल आउट करना है उसको। वो कहाँ तक पुल आउट करना है, वहाँ तक करना है यहाँ पर उसका जो कफ है, जो बलून है, जस्ट वोकल कॉर्ड से नीचे हो। ओके, फिर हमें कफ इन्फ्लेट कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो हमारी ट्रैकेस्टोमी ट्यूब साइट है, फर्स्ट इंटरट्रैकियल स्पेस और सेकेंड इंटरट्रैकियल स्पेस, वो फ्री हो जाएगी। फिर हमें क्या करना है, उसमें लोकल देना है। लोकल यूजली हम एडिनल मिक्स जैलोकेन देते हैं 1% जैलोकेन से। लोकल देने के बाद में 14 गेज की नीडल विथ शीथ उसमें इंसर्ट करते हैं और नीडल बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, गाइड वायर डालते हैं शीट के थ्रू। मैं जैसे बताया था प्रोसीजर में, गाइड वायर का जो टिप होता है वो जे शेप्ड होता है, अंदर जाते ही वो मुड़ जाता है जिससे कि इंजरी ना हो, पोस्टीरियर वॉल ऑफ ट्रकिया में ना टकराए और उससे इंजरी ना हो। गाइड वायर के बाद में लॉन्ग गाइडिंग कैथीटर होता है, जिसमें मैंने वीडियो में बताया था कि एक मार्क होता है, छोटा वाला हिस्सा ट्रकिया के अंदर जाता है और बड़ा वाला बाहर रहता है। उसके बाद में सिंगल स्टेज डायलेटर होता है। ये एक कोनिकल शेप होता है, इसकी टिप नैरो होती है और ऊपर जाते जाते ये चौड़ा हो जाता है। उस डायलेटर को हमें शीट के ऊपर डालना है, उसके ऊपर, और उससे स्किन, सपोर्टिंग टिश्यू और मसल डायलेट करना है। उसके बाद में इस डायलेटर को निकाल के ट्रैकेस्टोमी ट्यूब जो कि ट्रांसड्यूसर के साथ में होती है उसको इंसर्ट करना है। इस तरह से जो हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। ट्रैकेस्टोमी करने के बाद में क्या करना है, उसको सक्शन करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होता है, माइनर ब्लीडिंग होता है, तो ऐसे पेशेंट में सक्शन करके उसका एयरवे क्लियर करना है। फिर उसका कफ इन्फ्लेट करना है। कितना प्रेशर रखना है, 20 से 25। अब आप पूछेंगे 25 क्यों रखना है, क्योंकि ट्रैकियल वॉल में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका प्रेशर 25 होता है। अगर हम कफ का प्रेशर 25 से ज़्यादा रखेंगे तो वो ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो जाएंगी, जिससे कि ब्लड सप्लाई हैम्पर होगी, जिससे इस्चीमिया होगा, नेक्रोसिस होगी और फिस्टुला बनने के चांस हैं। अगर प्रेशर हम कफ का प्रेशर अगर बहुत कम रखते हैं, 20 से नीचे रखते हैं, तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। जो सबग्लॉटिक सीक्रीशंस होंगे वो अंदर जाएंगे और वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया कॉज करेंगे। दूसरा, लीक होगा। तो इसलिए प्रेशर हमें 20 से 25 के बीच में ही रखना है। उसके बाद में इस ट्रैकेस्टोमी ट्यूब से वेंटिलेटर कनेक्ट करना है और वेंटिलेटर में ग्राफ देखने हैं कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। जो फ्लो टाइम ग्राफ होता है वो स्मूथली फॉर्म होना चाहिए। अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो हमें सक्शन करना है हमें। उसके बाद में हमें चेस्ट को ऑस्कल्टेट करना है। एयर एंट्री दोनों साइड में बराबर होनी चाहिए। पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। जैसा आप जानते हैं, किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर में सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांस रहते हैं, इसलिए पेशेंट का ट्रैकेस्टोमी स्टोमा हमें क्लीन करना है और ड्रेसिंग करनी है उसकी। वो पेशेंट को HME फ़िल्टर लगाना है। अब HME फ़िल्टर क्या होता है, HME का मतलब होता है हीट एंड मॉइस्चर फ़िल्टर। ये क्या करता है, जैसे हम जानते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एनवायरनमेंट, क्योंकि
हमारे एयरवे को गर्म हवा चाहिए जिससे कि सिलरी मूवमेंट फंक्शनल रहे। मॉइस्चर भी चाहिए ताकि उसका सिलरी फंक्शन नॉर्मल रहे और वो कफ बाहर निकाल सके। तो हमें हीटेड एंड मॉइस्चर एयर चाहिए। HME फ़िल्टर लगाने से क्या होता है, जो हमारे अंदर की गर्म हवा होती है वो अंदर ही रिटेन रहती है और जो मॉइस्चर होता है वो भी बाहर नहीं जा पाता है, उसे HME फ़िल्टर रोक लेता है। तो जो हमारे अंदर की हीट एंड मॉइस्चर होता है वो कंजर्व हो जाता है, इसलिए हम HME फ़िल्टर लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये HME फ़िल्टर है जो कि वाई जंक्शन पे लगता है। ये सक्शन, हमें स्लो सक्शन करना है। हमें ये याद रखना है कि सक्शन करते समय उसकी ट्यूब में नॉर्मल सलाइन या डिस्टिल वाटर ना डालें। ये एक बैड प्रैक्टिस है, इससे निमोनिया के चांस बढ़ते हैं। दूसरा, इसमें स्लो सक्शन करना है। स्लो से मतलब ये है कि ईच सक्शन 10 सेकेंड से ज़्यादा ना हो। तीसरा पॉइंट ये है कि बहुत डीप में नहीं जाना है। जितना ट्रैकेस्टोमी का साइज़ है अंदर से, उसी लेंथ का कैथीटर हमें अंदर तक ले जाना है। फोर्थ पॉइंट ये है कि हमें जाते समय सक्शन नहीं करना है। जब हम ट्यूब को इंसर्ट कर रहे होंगे तब सक्शन नहीं करना है, उसको बाहर आते समय सक्शन करना है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है और जिससे कि हम लोग कॉम्प्लिकेशन रोक सकते हैं। फिर अगेन कफ का प्रेशर जैसे मैंने बताया था 20 से 25 के बीच में रहना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस, सो कॉम्प्लिकेशंस दो में डिवाइड करते हैं, अर्ली कॉम्प्लिकेशंस, लेट कॉम्प्लिकेशंस। अर्ली कॉम्प्लिकेशंस जो 1 हफ्ते के अंदर होते हैं, लेट कॉम्प्लिकेशंस जो 1 हफ्ते के बाद होते हैं। फर्स्ट है ट्यूब डिसलॉजमेंट। ट्यूब डिसलॉजमेंट का मतलब ये होता है या तो ट्यूब एक्सीडेंटली बाहर आ जाना या फॉल्स ट्रैक में चले जाना। हमें ये याद रखना है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर ट्रैकेस्टोमी ट्यूब एक्सीडेंटली बाहर हो जाती है तो उसको अंदर पुश नहीं करना है। अगर आप ज़बरदस्ती अंदर पुश करेंगे तो ये बजाय ट्रैकिया के फॉल्स ट्रैक में जा सकती है। फॉल्स ट्रैक का मतलब ये होता है कि स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू में, जिससे कि सर्जिकल एम्फाइसीमा हो सकता है, नीमोथोरेक्स हो सकता है या नीमोमीडियास्टिनम हो सकता है। लेकिन अगर यही ट्यूब डिसलॉजमेंट 1 हफ्ते के बाद होता है तो ऐसे पेशेंट में हम दोबारा से उसको इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली 1 हफ्ते में उसका जो स्टोमा होता है वो मैच्योर हो जाता है। अदर कॉम्प्लिकेशन इज़ ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन। हम जानते हैं कि वेंटिलेटर पेशेंट में यूजुअली कफ निकलता रहता है, स्पुटम निकलता रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें सक्शन करना चाहिए। अगर हम सक्शन नहीं करते हैं तो ये पार्शली ब्लॉक हो सकती है और ऐसे में हम क्या करना है, सक्शन करके हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रैकेस्टोमी ट्यूब कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, कभी कभार ब्लीडिंग से या म्यूकस ड्राई होने से ट्यूब कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो ऐसे ट्यूब को हमें चेंज करना है। अगेन सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा, नीमोथोरेक्स, मीडियास्टिनम। अगर 7 दिन से पहले ट्यूब डिसलॉज हो गई है और आपने फोर्सफुली वेंटिलेट किया है, ऐसे पेशेंट्स में सर्जिकल एम्फाइसीमा, टेंशन नीमोथोरेक्स या नीमोमीडियास्टिनम हो सकता है। हेमरेज, किसी पेशेंट में थायराइड स्टोमस या नेक रीजन में एक रिच ब्लड सप्लाई होती है, तो कभी कभार इससे मेजर ब्लीडिंग हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो सर्जिकल एक्सप्लोरेशन ही आपको करना पड़ेगा। स्टोमल इन्फेक्शन, यहाँ पे ट्रैकेस्टोमी ट्यूब पड़ी हुई है, वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए आपको वुंड केयर हमेशा करते रहनी पड़ेगी। नाउ कमिंग टू लेट कॉम्प्लिकेशंस, ट्रैकियो इनोमिनेट आर्टरी फिस्टुला। ये रेयर कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जो अगर कफ का प्रेशर ज़्यादा हो उससे क्या होगा कि इस्चीमिया होगा, नेक्रोसिस होगी और ट्रैकिया का कनेक्शन ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी से हो जाएगा। इसी को हम लोग ट्रैकियो इनोमिनेट आर्टरी फिस्टुला बोलते हैं। ये एक ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है, इसको सर्जिकल एक्सप्लोरेशन से ही करेक्ट किया जा सकता है। ट्रैकियल स्टेनोसिस,
हम जानते हैं कि कफ प्रेशर ज़्यादा होने से इस्कीमिया हो सकता है, या कभी कभार ट्रैकेस्टोमी की टिप भी एक फॉरेन पार्टिकल की तरह काम करती है, जिससे कि इरोजन होता रहता है। तो ट्रैकेल स्टेनोसिस 3 जगह से हो सकती है। स्टोमा साइड्स पे हो सकती है, कफ साइड पे हो सकती है, या टिप पे होती है। अगर स्टेनोसिस हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट होता है स्टेंटिंग या बलून डायलिटेशन, उससे ये करेक्ट किया जा सकता है। ये अनदर कॉम्प्लिकेशन इज़ ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। अगर ट्रैकेस्टोमी की टिप पोस्टीरियर वॉल पे लगातार हिट कर रही है या कफ प्रेशर ज़्यादा होने से इरोजन हो जाता है, ऐसे में ट्रैकिया का कनेक्शन ईसोफेगस से हो जाता है, जिसको कि हम ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला बोलते हैं। ये एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है, लेस देन 1% में हो सकता है। ये ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, जैसे कि पहले भी बताया था कि ट्रैकेस्टोमी ट्यूब है वो एक फॉरेन पार्टिकल की तरह बिहेव करती है बॉडी के अंदर। बॉडी उसके अगेंस्ट में रिएक्शन करती है, उस रिएक्शन से ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो सकता है। यूजली टिप पर ये ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होता है, जो कि एक मास की तरह दिखता है। इसलिए इस तरह के पेशेंट्स में इलेक्ट्रोकॉटरी या सर्जिकल प्रोसीजर से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। परसिस्टेंट ट्रैकियोकुटेनियस स्टोमा, कुछ पेशेंट्स में अगर लंबे समय तक ट्रैकेस्टोमी ट्यूब रहती है और ट्रैकेस्टोमी ट्यूब निकालने के बाद भी वो वुंड है वो हील नहीं होता है, इसी को हम परसिस्टेंट ट्रैकियोस्टोमी स्टोमा बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट सर्जरी है। ट्रैकियोमेलेसिया, ट्रैकियोमेलेसिया क्या होता है? अगर ट्रैकेस्टोमी ट्यूब लंबे समय तक रहे या ट्रैकेस्टोमी का कफ का प्रेशर ज़्यादा रहे, ऐसे में ट्रैकियल रिंग जो कि कार्टिलेज की बनी होती है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है या इन्फ्लामेशन हो सकता है, जिससे कॉन्डाइटिस होगा और जो कार्टिलेज रिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिससे एयरवे पेटेंसी नहीं रहेगी। पेशेंट जब सांस अंदर खींचेगा तब यूजली प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब पेशेंट सांस बाहर छोड़ेगा तब उसको तकलीफ़ होगी। वो पेशेंट सांस बाहर नहीं छोड़ पाएगा, जिससे कि एयर ट्रैपिंग होगी और सीक्रेशंस भी बाहर नहीं जा पाएंगे। इससे क्या होगा? वीनिंग फेलियर होगा, पेशेंट को हम वीन नहीं कर पाएंगे वेंटिलेटर से। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है स्टेंटिंग और ट्रैकियल रिसेक्शन और ट्रैकियोप्लास्टी। चलिए अब हम चलते हैं वीनिंग पर। वीनिंग का मतलब होता है पेशेंट्स को वेंटिलेटर से हटाने की तैयारी। उसके लिए हम जो हमारी कफ ट्यूब थी उसको अनकफ में चेंज करते हैं। अनकफ का मतलब होता है उसमें बलून नहीं होता है। जब बलून नहीं होगा तो पेशेंट्स 2 जगह से सांस लेगा, एक ट्रैकेस्टोमी ट्यूब के थ्रू लेगा, दूसरा नाक और मुंह से लेगा। पर इसकी शर्त ये है कि पेशेंट्स का कफ इफेक्ट्स अच्छा होना चाहिए और सिक्रीशंस कम होने चाहिए। इसके फ़ायदे और नुकसान हैं। अनकफ्ड ट्रैकेस्टोमी ट्यूब का डायमीटर ज़्यादा होता है, इसलिए एयरवे रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ईजिली सिक्रीशंस कफ आउट कर सकता है। ऐसे पेशेंट्स में कफ्ड ट्रैकेस्टोमी को अनकफ्ड में चेंज करना चाहिए। अगर पेशेंट अफोर्डेबल नहीं है तो उसका कफ ट्रैकेस्टोमी ट्यूब को ही हम डिफ्लेट करके अनकफ्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वीनिंग मेथड है डाउन साइजिंग ऑफ ट्रैकेस्टोमी। अगर पेशेंट्स को 8 नंबर की ट्रैकेस्टोमी पड़ी हुई है तो उसको हम 7.5 में चेंज कर सकते हैं। 7.5 की है तो 7, 7 की है तो 6.5। इससे हम लोग डाउन साइजिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका है डाउन साइजिंग करने का कि ट्रैकेस्टोमी के अंदर एक इनर ट्यूब फिट हो जाती है। ये इनर ट्यूब का डायमीटर कम होता है, जिससे कि हम लोग डाउन साइज कर सकते हैं। तीसरा होता है पार्शियल क्लोज़र। पार्शियल क्लोज कैसे करते हैं इसका वीडियो मैंने YouTube पे अपलोड कर रखा है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, कृपया उसको देख लीजिएगा। फेनेस्ट्रेटेड वर्सेस नॉन फेनेस्ट्रेटेड ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। फेनेस्ट्रेटेड का मतलब होता है होल,
ये कर्व्ड भी हो सकती है, अनकर्व्ड भी हो सकती है। इसका फ़ायदा क्या है? इस ट्रैकेस्टोमी ट्यूब में एक होल होता है और टिप पर वन वे वॉल्व होता है। जब पेशेंट सांस लेगा तब ट्रैकेस्टोमी के थ्रू अंदर सांस लेगा। जब पेशेंट सांस बाहर छोड़ेगा तब वो वन वे वॉल्व क्लोज हो जाएगा और पेशेंट्स अपनी सांस उस होल के थ्रू नाक से और मुंह से छोड़ देगा। अगर फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब की टिप पर स्पीच वॉल्व लगा देते हैं तो पेशेंट की स्पीच भी वापस आ सकती है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि उसका कफ डिफ्लेट हो और पेशेंट्स को एक्टिव सीक्रेशंस बहुत ज़्यादा ना हो। अदर टाइप्स ऑफ ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। सिलिकॉन ट्रैकेस्टोमी ट्यूब, जिस पेशेंट्स में ज़्यादा समय तक ट्रैकेस्टोमी ट्यूब रखनी होती है, ऐसे पेशेंट्स में हम सिलिकॉन ट्रैकेस्टोमी ट्यूब यूज़ करते हैं क्योंकि ये ट्यूब वॉशेबल होती है। इस ट्रैकेस्टोमी ट्यूब को हम लोग स्टरलाइज करते हैं और सेवलॉन और स्टेरिलियम से साफ़ करके रीयूज़ करते हैं, इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है। दूसरी होती है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। ये ट्यूब हम लोग रूटीनली यूज़ करते हैं। इसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ये 3 वीक्स टू 4 वीक्स में चेंज करनी पड़ती है। स्टील ट्रैकेस्टोमी ट्यूब, ये ट्यूब उन पेशेंट्स में डाली जाती है जो पेशेंट्स ईयर्स टुगेदर ट्रैकेस्टोमी ट्यूब पर रहते हैं, जैसे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। ऐसे पेशेंट्स को हम लोग वीन ऑफ नहीं कर पाते हैं। फाइनली डीकैनुलेशन। डीकैनुलेशन का मतलब होता है ट्रैकेस्टोमी बाहर निकालना। ये कब निकालेंगे? जब पेशेंट्स इम्प्रूव हो जाएगा। इसके क्राइटेरिया है, पेशेंट्स की प्राइमरी डिजीज़ जिसकी वजह से ट्रैकेस्टोमी की गई है वो ठीक हुई है या नहीं हुई है। अगर ठीक हो गई हो तो हम लोग डीकैनुलेशन के बारे में सोच सकते हैं। पेशेंट्स का एबीजी ठीक होना चाहिए, ज़्यादा हाइपोक्सिया नहीं होना चाहिए, हाइपरकार्बिया नहीं होना चाहिए। पेशेंट हीमोडायनामिक स्टेबल होना चाहिए, पेशेंट शॉक में नहीं होना चाहिए, पेशेंट्स को एक्टिव इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, पेशेंट्स का मेंटल स्टेटस स्टेबल होना चाहिए, उसको डेलीरियम या साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। डीकैनुलेशन करने से पहले पेशेंट्स की एंडोस्कोपी करनी चाहिए और देखना चाहिए कहीं अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। अगर अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है लेकिन 30% से कम है तो ऐसे पेशेंट्स पे डीकैनुलेशन कर सकते हैं। पेशेंट्स का कफ रिफ्लेक्स अच्छा होना चाहिए ताकि वो स्पुटम बाहर निकाल दे। कैसे करते हैं? अगर पेशेंट जो पिछली स्लाइड में क्राइटेरिया दिए हैं अगर वो फॉलो करता है, ऐसे पेशेंट्स का कफ डिफ्लेट करना है और डिफ्लेट करने के बाद में उसकी ट्रैकेस्टोमी ट्यूब फिंगर से क्लोज करके देखना है। अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं होता है तो वो ट्रैकेस्टोमी निकालने के लिए फिट है। ऐसे पेशेंट्स का ट्रैकेस्टोमी ट्यूब निकाल दीजिए और उसके जो स्टोमा है उसके ऊपर बैंडेड लगा दीजिए। उसमें सूचनी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूजली 10 से 15 दिन में वो अपने आप हील हो जाता है। तो लास्ट टेक होम मैसेज, ये एक इजी प्रोसीजर है, सेफ प्रोसीजर है जो क्रिटिकल केयर रेजिडेंट्स को आना चाहिए। प्रॉपर केयर ऑफ ट्रैकेस्टोमी प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन लाइक वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। वीनिंग प्रोसीजर शुड बी प्लान्ड अर्ली। रिहैबिलिटेशन, अगर पेशेंट्स को ज़्यादा समय तक रहना है तो उसको सिलिकॉन ट्रैकेस्टोमी ट्यूब लगानी चाहिए और स्पीच वॉल्व से उसकी स्पीच रिटेन करनी चाहिए। ट्रैकेस्टोमी निकालने से पहले डीकैनुलेशन के सारे क्राइटेरिया हमें फॉलो करने होंगे। थैंक यू। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई कमेंट है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। इसी टॉपिक पे मैंने 2 वीडियो और बना रखे हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।